नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। ये गांव का एक माहौल आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, दाएं बाएं सब तरफ। ये कोटड़ा है, जी हाँ, उदयपुर ज़िले का कोटड़ा गांव। कोटड़ा समृद्ध हो चुका है और काफ़ी विकास यहाँ पर हो चुका है, लेकिन एक जो ख़ास बात के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ और वो आपको दिखाना ज़रूरी है कि ये जो मकान आपको दिख रहा है जहाँ पर मैं आज आया हूँ, ये है राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, जनजाति मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी का। और आपको देखकर बड़ा ये आश्चर्य होगा कि बाबूलाल जी खराड़ी आज भी गांव का जो एक जीवन है जी रहे हैं। हमारे सामने कई सारे उदाहरण पहले भी आए हैं, लाल बहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय जी के, ये और कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने सिद्धांतों को, अपनी ईमानदारी को, अपना जो मूल जीवन है उसको कभी नहीं छोड़ा। और ऐसे ही व्यक्तित्व के एक धनी रहे हैं बाबूलाल जी खराड़ी। आमतौर पर नेताओं से लोग इसलिए दूर होते हैं कि जब वे नेता बन जाते हैं या मंत्री का पद या विधायक का पद आता है तो उनके मकान जो हैं वो बंगलों में परिवर्तित हो जाते हैं और गाड़ियाँ जो है वो परिवर्तित हो जाती है। लेकिन बाबूलाल जी खराड़ी एक ऐसे हमारे सामने उदाहरण हैं जो राजनीति में ऐसे व्यक्तित्व बहुत ही कम लोग मिलते हैं। ये देख लीजिए, ये मकान है बाबूलाल जी खराड़ी का। आज भी इसी जो झोपड़ी है उसमें निवास करते हैं और बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के रूप में यहाँ पे इनकी बकरियाँ बनती है, यहाँ इधर गायें बनती है, ये इनके खेत हैं जहाँ पर हर कोई रहना चाहता है। लेकिन आम तौर पे जो नेता हैं वो बदल जाते हैं। बाबूलाल खराड़ी बदले नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पे कोटड़ा में लोकप्रिय हैं और लगातार कई बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। आज मौका मिला, हम यहाँ पर आए और बाबूलाल जी से भी हम बात करेंगे कि ये जो जीवन है, आखिर राजनीति का जो जीवन है उसको ईमानदारी के रूप में कैसे इन्होंने अभी तक जीवित रखा हुआ है। एक बहुत ही सामान्य व्यक्तित्व के धनी बाबूलाल जी हमारे साथ हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी कैबिनेट मंत्री के साथ में यहाँ खड़ा हूँ राजस्थान के। बहुत ही साधारण और सादा जीवन है आपका। ये जो उच्च विचार जो है राजनीति में रखना आजकल बहुत मुश्किल होता है, आपने कैसे बना रखा है? देखिए, पद आते हैं और जाते हैं। आज मैं मंत्री हूँ, कल मंत्री नहीं रहूँगा और मैं अपेक्षाएं पाल करके मैं कहूँगा कि मेरे पास में भी ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो वो लंबे समय तक नहीं चलता है जी। और मेरे जीवन में मैंने कुछ महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ी हैं, उनके जीवन को पढ़ा है जी। और पढ़ने के बाद में देखा कि उनका जीवन कैसा होगा जी। आज हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ है। उन अभावों में उन लोगों ने अपने जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में स्थापित किया जी। तो उनसे प्रेरणा लेकर के प्रयास कर रहे हैं जी। अब कितना आगे हम कर पाएंगे, अब इतना जीवन निकल गया है, आगे जी। कुछ गुंजाइश लगती नहीं है जी। तो उन महापुरुषों को पढ़ने के बाद में हमको ये लगता है कि एक जीवन को जीवन की तरह जीना चाहिए जी। और दूसरा ये कि मैं कुछ कर भी लूँगा तो मेरा समाज जो है जी, जनजाति समाज है जी, वो आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद में भी वो जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ। जी। जी। मैं अगर बंगला बना भी लूँ जी। तो एक लगेगा कि देखो ये तो बड़े बाप की औलाद हो गई जी। और बंगला बना भी लूँगा तो पैसों की ज़रूरत रहती है, पैसा कहाँ से आएगा? जी। और पैसा अगर बंगला बनाना है तो मुझे अनलीगल काम करने पड़ेंगे, वो मैं नहीं करूँगा। जी। इसलिए मैंने जीवन को थोड़ा सा ऐसा रखने का प्रयास किया क्योंकि पैसा होगा तभी बंगला बना पाएंगे और नहीं होगा तो है उसमें संतोष करना पड़ेगा। संतोष धन सबसे बड़ा धन हमारे लिए है। जी। सर, आपने कहा कि आदिवासी जीवन आज भी जो है विकास नहीं कर पाया है। जिस तरह की समृद्धि और जिस तरह की तरक्की आदिवासी समाज में होनी चाहिए वो हो नहीं पाई है।
तो उसके क्या कारण रहे हैं, और अब जब आप खुद जनजाति मंत्री बने हैं और एक दायित्व आपके ऊपर आया है, तो कैसे आप इसको विकास कर पाएंगे? देखिए, इस देश में लंबे समय तक एक ही पार्टी का शासन रहा और उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। जी लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा। जी। उन्होंने वादे खूब किए, नारे खूब लगाए, लेकिन उन्होंने कुछ विकास किया नहीं। जनजाति को और हमारे एसी के बंधुओं को उन्होंने अपना जेब का वोट समझ रखा था। इनका काम करेंगे तो भी वोट देंगे, नहीं करेंगे तो भी वोट देंगे, तो वैसा ही समाज करता था। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा आने के बाद में लोगों को समझ में आई कि लोकतंत्र में विकास भी एक माध्यम होता है और उसी लिए हम मतदान करते हैं। और उसके बाद में कुछ परिवर्तन आया। 90 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी आए और उन्हीं के कारण से प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी और सड़क योजना बनने के बाद में आज मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि 250 की आबादी का कोई गांव नहीं होगा जो डामर की सड़क से नहीं जुड़ागा। हाँ है वो फॉरेस्ट में है और फॉरेस्ट के कानून के कारण वो सड़कें नहीं बन रही हैं। जी। वो हमारे लिए दिक्कत है, लेकिन वहाँ पर भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक फॉरेस्ट से अनुमति लेकर के जो वाइल्ड लाइफ है उसमें थोड़ी कठिन काम है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार की समिति होती है जी। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भी है और लखनऊ में फॉरेस्ट का जो हेड ऑफिस है वहाँ से भी। तो ये 3 प्रकार से अनुमति आती है। लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं, जहाँ नहीं है उसकी भी अनुमति लेकर के वहाँ भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज गाँवों में बिजली जो पहुँची है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण पहुँची है जी। क्योंकि गुजरात में लाइटें सब जगह थी, जनजाति के घर में भी थी, लेकिन हमारे इधर नहीं थी। हम दूर से देखते थे कि भाई गुजरात में जाते तो लाइटें हैं, हमारी लाइटें नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बने और मोदी जी बनने के बाद में प्रत्येक आदिवासी घर में बिजली पहुंचाने का उन्होंने काम किया। योजना बना करके सौभाग्य योजना बनाई और उन्होंने कहा खंबा भी ले जाओ, खड्डा भी खोदो और खंबा खड़ा भी करो और लाइन खींच करके मीटर लगा के देने का काम किया, जिसके कारण से आज लगभग सारे गाँव लाइट से जुड़ गए हैं। अभी भी कुछ ऐसे गाँव हैं, कुछ फले हैं और कुछ मकान ऐसे रह गए हैं जो नहीं जुड़े हैं, जो हमारी राजस्थान सरकार ने तय किया उनको हम सब बिजली पहुंचाएंगे जी। ये जो विकास जो कुछ दिख रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भैरू सिंह जी के समय में उन्होंने पंचायत मुख्यालय तक सड़क से जोड़ने का, उस समय कच्ची सड़कें होती थी, तो कुछ सड़क जोड़ो जी। प्रत्येक गांव में स्कूल खोलो, ये उन्होंने निर्णय किया था। वसुंधरा जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा भाई हमारे जो पंचायत मुख्यालय मिडिल खोलो, मिडिल स्कूल तक स्कूल करना चाहिए क्योंकि बच्चा दूर कहाँ जाएगा जी। उसके बाद में वसुंधरा के समय में ही तय हुआ था कि भाई हमारा पंचायत मुख्यालय वहाँ पर हम कम से कम हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए तो बच्चे वहाँ पढ़ पाएंगे। इसके कारण से आज प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर हायर सेकेंडरी स्कूल है जी। तो ये जो कुछ दिख रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से दिख रहा है, बाकी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब मैं मंत्री हूँ, आपने कहा कि मंत्री आप हैं, मंत्री हूँ जी। अब मेरी प्राथमिकता ये है कि जो बचे काम है वो हमको सबको पूरे करने हैं जी। आज जनजाति का बंधु पलायन करता है मजदूरी के लिए, बिल्कुल, और वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि भाई उस ओर किसी का ध्यान गया नहीं जी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में कहा कि भाई हम गांवों में जो प्लान है कैसे रोक सकते हैं, तो उन्होंने राइजिंग राजस्थान किया था और उससे पहले देश और विदेशों में जो राजस्थान के निवासी थे, बड़े उद्योगपति थे, जन्मभूमि ये थी, कर्मभूमि वो होगी, उनके पुरुषार्थ से, उनकी मेहनत से वहाँ पर अच्छा बिजनेस खड़ा किया और वहाँ की सरकार को बहुत अच्छा राजस्व भी देते हैं। तो उनसे मिले, उनसे कहा कि भैया आप अपनी जन्मभूमि है, आपकी कर्मभूमि हो सकती है, लेकिन जन्मभूमि का भी सोचिए। तो राइजिंग राजस्थान हुआ और पहले ये इस प्रकार के कार्यक्रम होते थे लेकिन अंतिम साल में होते थे जी। तो जो व्यवसाय आने थे वो आ नहीं पाते थे, उनको एक समझ रहता था कि भाई सरकार आएगी कि नहीं आएगी। हाँ। तो वो रहता था। हमने पहले सेशन साल से ही राइजिंग राजस्थान किया और लाखों करोड़ रुपए के एमओ हुए जी। 35 करोड़ के आसपास, लाख करोड़ के आसपास में एमओ हो गए। अधिकतर काम जमीन पे उतर गए जी। और हमने जनजाति क्षेत्र में भी जो थे उनको कहा भाई जनजाति क्षेत्र में भी आप करिए, एक जिला एक फल, पंच हमारे परिवर्तन, ये सारे के सारे करके एक एक जिले में वो जनजाति के लोग हैं वो बाहर न जाए, ऐसा प्रयास हमारी सरकार कर रही है। तो उस प्लान को भी हम रोकेंगे क्योंकि रोजगार नहीं होगा तो आदमी जाएगा और रोजगार यहाँ मिलेगा तो नहीं जाएगा, ये भी है। दूसरा
पेयजल की समस्या बहुत बड़ी थी। आज भी गांव के आदमी को शुद्ध पानी पिला नहीं सके। 78 साल के आज़ादी के बाद में भी जी जी कभी सोचा भी नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मिशन के अंतर्गत नल से जल घर तक पहुंचाने की प्लान बना दी, योजना बना दी। योजना बना करके अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री तब पैसा दे दिया, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, और जहाँ किया उन्होंने घटिया काम किया। दोस्तों, कल गणतंत्र दिवस है और बाबूलाल जी खराड़ी जो जनजाति मंत्री है, कल संभागीय मुख्यालय पर ध्वजारोहण भी करेंगे। सर, मैं आपसे एक प्रश्न ये करना चाह रहा हूँ कि राजनीति के जो मापदंड है, कल गणतंत्र दिवस है, कई ऐसे नेता जो हमारे हुए हैं जिन्होंने राजनीति में एक ईमानदारी की मिसाल प्रस्तुत की है, और आप भी उसमें से एक मिसाल राजस्थान के लिए, देश के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये कितना कठिन काम होता है कि एक मंत्री बनने के बाद भी आपकी जो गांव की जो जीवन है उसको बरकरार रखें आप। देखिए, कोई काम कठिन नहीं है, अपनी अपेक्षा बहुत ज़्यादा नहीं पालनी है जी है, उसमें संतोष करके चलना पड़ता है जी, और परिश्रम करना चाहिए जी, यही करना चाहिए। इसके अलावा हम सपने बहुत बड़े पालेंगे, सपने तो बड़े होने चाहिए, लेकिन वो गलत तरीके से उन सपनों को पूरा करने का लक्ष्य हमारा नहीं होना चाहिए, वैसा मन नहीं होना चाहिए, तो सब अच्छा होता है। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि राजनीति, हर नेता है उससे आदमी केवल इसलिए दूर जाता है कि वो ईमानदारी से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन गलत तरीकों से धन कमाना ठीक नहीं मानते थे। और आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण हर व्यक्ति उस भोग के पीछे भागता है। जी जी, तो इसी कारण से वो महत्वाकांक्षा पालता, अपेक्षा पालता है, इसलिए उधर दौड़ता है। तो हमको ये सारी चीज़ें कम करनी चाहिए, हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए। शास्त्रों में कई चीज़ें जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है। राजनीति में कौन आपके आदर्श रहे हैं? देखिए, राजनीति में सबसे पहले तो मैं गुलाब जी से प्रभावित हूँ। जी, गुलाब जी हमारे राजनीति में एक आदर्श है जी, क्योंकि उस व्यक्ति का जो जीवन है, उस जीवन के कारण मैं बहुत प्रभावित हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि गुलाब जी का जीवन तो नहीं जी सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चला जा सकता है। तो ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। हमारे पंडित दीनदयाल को आप जीवन देखेंगे, उसका जीवन ही बड़ा एक ऐसा था जिसने अंत्योदय का सिद्धांत हमको दिया है। जी जी। एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आप क्या कोशिश करेंगे कि ये जो जनजातीय क्षेत्र है इसमें बाबूलाल खराड़ी जैसा एक और नेता पैदा हो? देखिए, राजनीति में नेताओं को खड़े कम होने देते हैं। वही मेरा प्रश्न इसीलिए था आपसे। वो चाहते हैं कि मेरे बात में जो ना होगा लेकिन मैं ही रहूं अंत तक। वैसा नहीं होना चाहिए। सेकंड लाइन हमारी आनी चाहिए, और उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि भैया हमारे अलग अलग संगठन हैं, उनमें से अच्छे लड़के हैं, अच्छे नवयुवक हैं, वो राजनीति में आने चाहिए और ईमानदारी से काम करने वाले आने चाहिए। जी। तो मैं भी प्रयास करता हूँ, देखता हूँ कि भाई कम से कम अच्छे लड़के हैं, उनको आगे लाने का प्रयास करता हूँ, उनको दायित्व देकर आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी। ये जो माहौल में देखता हूँ कि आज भी आप झोपड़ी में रह रहे हैं, तो मेरा प्रश्न है कि आपके जो बच्चे हैं, जो आपकी जो पीढ़ी है, आप चाहेंगे कि राजनीतिक जीवन में अग्रसर हो, आए हो? देखिए, मैंने एक तय कर रखा है। जी। मैं हूँ तब तक मेरा परिवार राजनीति में नहीं आए। अच्छा। नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने बाप के बाद में बेटा, बेटे के बाद में पोता, ऐसी राजनीतियाँ चलती आई है। और कांग्रेस में तो विशेष तौर से नेहरू जी के बाद में इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद राहुल जी, और राहुल जी का बच्चा बच्ची तो कोई है नहीं, इसके बाद कौन भविष्य होगा? तो प्रियंका गांधी को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जी जी। तो वैसा नहीं चलना चाहिए। मैंने साफ कह रखा है कि मैं जब 13 में चुनाव हारा था तो पंचायत समिति के चुनाव हो रहे थे, तो मुझे कहा था कि भाई आपकी बहू को चुनाव लड़े। मैंने कहा नहीं लड़ेगी, मैं हूँ तब तक नहीं लड़ेंगे। मेरे जाने के बाद में उनकी मेहनत से, उनके कर्म से अगर वो राजनीति में आते तो उनका भविष्य वो जाने। और अब बच्चे पढ़ लिख गए तो एक ने बीटेक किया है, एक ने बीबीए किया है, और बहू भी पढ़ी लिखी है। तो वो मुझसे सवाल करते हैं कि पापा आपकी तरह ही हम जिएंगे? देखो बेटा, मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं दिया, तुम अपने मेहनत से कर लेना। तो बच्चों की थोड़ी सी महत्वाकांक्षा रहती है। तो मैंने कहा भैया मेरे को तो पिताजी ने कुछ दिया नहीं है, आप अपने हिसाब से करिए। तो एक बच्चे ने बीटेक कर रखा है, ठेकेदारी भी कर रहा है,
और एक कोड्डा में हॉस्पिटल खोल रखा है, तो वो अपना कर रहा है। एक ये जो पीछे दिख रहा है ये 3 साल से चल रहा है। अभी पंचवर्षीय योजना है, अब कब तक पूरा होगा ये तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन चल रहा है। जी जी जी। मैं तो इसी मकान में रहूँ क्योंकि मुझे इसी में सुकून मिलता है, इसी में रहूँगा और अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इसमें न तो एसी चाहिए न कूलर चाहिए। कल गणतंत्र दिवस है, क्या आपकी शुभकामनाएं शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को? सबसे पहले तो मैं गणतंत्र के इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को मेरी ओर से शुभकामना देता हूँ, क्योंकि आज ही के दिन, कल के ही दिन हमको हमारे संविधान हमको मिला था और हमने लोकतंत्र को स्वीकार किया था जी। तो मेरी ओर से प्रदेश खुशहाल बने और राजस्थान वासी खुशहाल हों, ऐसी सबको शुभकामना देता हूँ। तो दोस्तों, ये थे बाबूलाल जी खराड़ी, राजस्थान के जनजाति मंत्री, कैबिनेट मंत्री। एक जीवन जो राजनेता का होना चाहिए और उसके जो उच्च आदर्श होने चाहिए, उसकी एक मिसाल आप पेश कर रहे हैं। और होना भी यही चाहिए कि अगर आपने राजनीति में एक मिसाल पेश की है तो आप जनता के दिलों में रहेंगे, लंबे समय तक जनता के दिलों में रहेंगे और जो पद, जो इच्छा आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। मैं प्रकाश शर्मा, आर न्यूज़ के लिए, धन्यवाद।